मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद आज भी अफ्रीका के लोग गांधी जी को पूछते हैं? ऐसा कहा जाता है कि अगर गांधी अफ्रीका ना जाते तो महात्मा ना बन पाते। दरअसल गांधी जी ने भारत आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद और नस्ल भेद का विरोध किया था। वहां रहकर उन्होंने भारतीयों ही नहीं बल्कि बाकी वंचित तबके लोगों को भी न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया था, जिसका नाम द ग्रेट मार्च था। ये मार्च ही महात्मा गांधी के लिए विदेश में सबसे बड़ी जीत बनकर उभरा था। तो चलिए आज तारीख के सेगमेंट में हम आपको दक्षिण अफ्रीका के ग्रेट मार्च की पूरी कहानी बताते हैं। जानकारी के मुताबिक साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी को राजनीतिक और नैतिक विचारों का विकास हुआ था। साउथ अफ्रीका में अपनी चमड़ी के रंग की वजह से उन्हें बहुत भेदभाव झेलना पड़ा। एक बार तो उन्हें पीटरमैरिट्सबर्ग में फर्स्ट क्लास ट्रेन में यात्रा करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि वो कोच केवल गोरे लोगों के लिए आरक्षित था। वो पूरी रात ठंड में स्टेशन पर बैठे कांपते रहे और सोचते रहे कि वो भारत वापस लौट जाएं या अपने अधिकारों के लिए लड़े। इसके बाद उन्होंने इसका विरोध करने का फैसला किया। इस घटना ने गांधी जी का जीवन बदल कर रख दिया और उन्होंने साउथ अफ्रीका में भारतीयों और अश्वेतों के साथ होने वाले भेदभावों के खिलाफ आवाज उठाई और उनके हक के लिए कई लड़ाइयां भी लड़ी और जीती भी। दरअसल गांधी जी ने 24 साल की उम्र में एक केस लड़ने के लिए साल 1993 में साउथ अफ्रीका गए थे। वो 21 साल तक अफ्रीकी देशों में रहे। तब भारत से बड़ी संख्या में मजदूरों को दक्षिण अफ्रीका ले जाया गया था। वो बंधुआ मजदूर थे जो 5 साल के अनुबंध पर आए थे। उनसे वादा किया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उनको जमीन और अधिकार मिलेंगे। उन बंधुआ मजदूरों की करीब 1/3 आबादी नटाल प्रांत में रहती थी। वो वहां खदान, बागान और रेलवे में काम करते थे। भारत से जो बंधुआ मजदूर गए थे उनमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद आजाद हो गए थे। बोयर युद्ध से पहले भारतीय प्रवासियों पर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन बाद में नटाल की सरकार को लगा कि इससे श्वेतों यानी गोरे लोगों के वर्चस्व पर असर पड़ेगा। इसके बाद सरकार ने कुछ आजाद भारतीय नागरिकों का मताधिकार छीन लिया। उनके ऊपर 3 पाउंड सालाना टैक्स भी लगा दिया। इसके 2 मकसद थे। एक, उन लोगों को बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती या फिर भारत लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता, और इसी का गांधी जी ने विरोध किया। उन्होंने इस भेदभाव पूर्ण कानून का विरोध करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन देकर कानून में संशोधन की मांग की, तो दूसरी तरफ बंधुआ मजदूरों को मुफ्त में कानूनी सलाह देनी भी शुरू कर दी। इसके अलावा वो ब्रिटिश सरकार के पास कई बार प्रतिनिधियों के साथ पहुंचे और समाचार पत्रों में पत्र लिखकर भारतीय नागरिकों के अधिकार का बचाव किया। साल 1901 में जब वो भारत आए तो यहाँ के नेताओं और संपादकों से मिलकर उनका समर्थन मांगा। उन्होंने भारतीय सदस्यों से पत्राचार करके ब्रिटिश सरकार के विचार को प्रभावित करने का आग्रह किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दयनीय हालत से दक्षिण अफ्रीका, भारत और ब्रिटेन के लोगों को अवगत कराने के लिए साल 1903 में इंडियन ओपिनियन नाम का समाचार भी शुरू किया। जून 1906 में ट्रांसवाल की सरकार ने एशिएटिक कानून संशोधन अध्यादेश पारित किया। इस कानून के मुताबिक हर भारतीय पुरुष, महिला और 8 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को एशिएटिक्स में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना और रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेना जरूरी था। ऐसा नहीं करना अपराध था। इस काले कानून के खिलाफ सितंबर 1906 में जोहान्सबर्ग में एक जनसभा बुलाई गई। बड़ी संख्या में लोगों ने इस सभा में भाग लिया और कानून का पालन नहीं करने की कसम खाई। जनवरी 1908 में गांधी जी को 48 घंटे के अंदर ट्रांसवाल छोड़ने का आदेश दिया गया था, जिसको उन्होंने नहीं माना। इसके लिए महात्मा गांधी कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने खुद के लिए 6 महीने की सख्त सजा की मांग की, लेकिन मजिस्ट्रेट ने उनको 2 महीने जेल की साधारण सजा सुनाई। ये पहला मौका था जब जिंदगी में गांधी जी जेल गए थे और दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी शासन के खिलाफ पहली अहिंसक चुनौती थी। उन्होंने इसे सत्याग्रह कहा। साल 1908 में काले कानून का विरोध और तेज हो गया। इस मामले में करीब 2000 लोग जेल गए। उन लोगों ने काफी अत्याचार बर्दाश्त किया। जब यूनियन फॉर साउथ अफ्रीका का गठन हुआ तो इस उम्मीद से सत्याग्रह को स्थगित कर दिया गया कि बातचीत से कोई हल निकलेगा, लेकिन बातचीत नाकाम रही। जब गांधी जी फिर से सत्याग्रह शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, एक घटना ने उस वक्त चिंगारी भड़काने का काम किया। दरअसल मार्च 1913 में केप के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईसाई रीति रिवाजों के मुताबिक जो शादियां नहीं हुई है वो सारी अवैध है। इससे ज्यादातर भारतीयों का विवाह अवैध हो गया। इससे बड़ी संख्या में बच्चों का विरासत में हक खतरे में पड़ गया, क्योंकि कानून के बाद वो बच्चे भी अवैध हो गए थे और अवैध बच्चों का पुरखों की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। इससे दक्षिण अफ्रीका के भारतीय नागरिकों में आक्रोश फैल गया। दूसरी तरफ नटाल की सरकार ने उन भारतीय नागरिकों के खिलाफ आपराधिक अदालतों में मामला चलाना शुरू कर दिया जो
3 पाउंड का सालाना टैक्स नहीं दे पाए थे। इन सभी परिस्थितियों की वजह से सितंबर 1913 में नटाल और ट्रांसवाल में फिर से सत्याग्रह शुरू किया गया। फिर गांधी जी ने 6 नवंबर 1913 को दमनकारी कानून के खिलाफ ग्रेट मार्च किया। जानकारी के मुताबिक जब महात्मा गांधी ने इस मार्च की अगुवाई की थी, उस वक्त उनके साथ 127 महिलाएं, 57 बच्चे और 2037 पुरुष शामिल थे। हालांकि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। वो फिर से मार्च में शामिल हुए और फिर गिरफ्तार किए गए, लेकिन आखिरकार जीत गांधी जी की हुई। सरकार की ओर से समझौते की सहमति दी गई और गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका सरकार के प्रतिनिधि जनरल जॉन स्मट्स के बीच बातचीत हुई। इसके बाद भारतीय राहत विधेयक पास हुआ और भारतीय नागरिकों को काले कानून से आजादी मिली। इस विधेयक के पास होते ही गांधी जी की लोकप्रियता देश में और ज्यादा बढ़ गई। तो ये थे गांधी जी का द ग्रेट मार्च का वो किस्सा जिसने उन्हें अफ्रीका और हिंदुस्तान में एक अलग पहचान दिला दी थी। आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें न्यूज बुक के साथ।